गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन चंद्रकांतम घर में शाम को नीचे बैठ के टीवी देख रही थी। अचानक बिजली चली जाती है। वो गर्मी का समय होने के कारण चंद्रकांतम गर्मी से बिलबिलाते हुए, अरे बाप रे, कितनी धूप है। लगता है इस बार गर्मी सूरज को भी पसीना दिला देगी। हाय रब्बा, बिना फैन के एक सेकंड भी नहीं रह सकते। कह रही थी, पर सूर्यकांतम बहुत ही रिलैक्स होकर बार बार तार डालकर चाय पी रही थी, जो देखकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती, क्या है ये, इतनी गर्मी हो रही है कि ऐसे कैसे चाय पी रही है। सोच रही थी और सूर्यकांतम को देख रही थी, जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से ऐसा कहती है, क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी। क्या है सासू माँ, आप, मैं यहाँ पक रही हूँ, पागल जैसी हो रही हूँ। आप अच्छे से बैठकर चाय पी रही हो। तुम्हारी परेशानी क्या है? जब देखो मुझ पर रोती रहती हो। तुम्हारे सामने शांति से बैठना भी मुश्किल हो गया है। जिस पर चंद्रकांतम रोने का मुंह बना लेती है। मतलब क्या है सासू माँ, मैं इस गर्मी में इतनी परेशान हूँ, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरी बातें दिखाई दे रही है सिर्फ। अरे पहले तुम ये रोना बंद करो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। कहकर अपने रूम में जाकर एक साबुन लेकर आती है। ये लो, ये एक मैजिकल कूलिंग सोप है। तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी रहोगी तुम। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है। मेरी सास बहुत अच्छी है, बोलकर उस साबुन को लेकर जाती है। थोड़ी देर के बाद बाहर आकर उस मैजिकल कूलिंग सोप से नहाने पर कितना ठंडा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे मन की तरह। तुम्हारे नखरे, बाप रे, अभी तक तो पागलों की तरह यहाँ वहाँ चिल्ला रही थी, और अब अच्छी सास, अच्छे मन वाली सास बोल रही हो। तुम मामूली नहीं हो, लेडी कमल हासन हो, कमल हासन। आपकी दया है। कहकर शर्म आ रही थी तो सूर्यकांतम उसके हाथों में से मैजिकल कूलिंग सोप ले लेती है। क्या सासू माँ, ऐसे छीन लिया? तुम्हारे बारे में जानकर भी क्या मैं ये तुम्हें दूंगी? अगर तुम्हें ये दे दिया, तुम इससे फिर से कोई न कोई गलत काम करोगी। तुम सासू माँ मुझे बचाओ कहकर चिल्लाओगी। ये सब किस लिए बताओ? इसलिए इसे लेकर छुपा देती हूँ। सूर्यकांतम उस मैजिकल कूलिंग सोप को छुपाने के लिए अपने रूम में जाती है, जो देखकर चंद्रकांतम मन में सोचती है, छी, मेरी सास हमेशा ऐसा ही करती है। किसी भी तरह मैजिकल कूलिंग सोप को चुराकर गांव में बेचना होगा। इतनी गर्मी में ना रह पाने के कारण लोग कितना भी पैसा देकर खरीदेंगे। अच्छा मौका है, इस मौके को किसी भी तरह मिस नहीं करूंगी। पर उस साबुन को कैसे चुराऊं? तभी उसको एक आइडिया आता है। तुरंत ही मैजिकल लैब में से जिन को बुलाती है। भाई सोना, एक बार बाहर आओ बेटा। जो सुनकर जीनी बाहर आकर ऐसा कहता है, क्या दीदी, क्या बात है? जो कभी नहीं किया वो आज इतना प्यार से बुला रही हो। कुछ नहीं भाई, तुम ही थोड़ी मदद करोगे? पैसे लगेंगे। इतने कमर्शियल हो गए हो। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते क्या? दीदी बस करो दीदी, तुम और तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल्स, जब देखो अपने मतलब के लिए मुझे यूज करती हो। पर क्या कभी भी कुछ बना कर दिया मुझे? तुम्हारे पास से कुछ भी लेने का यही समय है। तब चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है, होशियार हो गए हो भाई, इमोशनल ब्लैकमेल पर भी नहीं झुके। ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या चाहिए बताओ, बना कर देती हूँ। बहुत गर्मी है दीदी, तुम्हारे हाथों से एक अच्छी सी लस्सी ले आओ। कहकर पूछता है, और कोई चारा नहीं था, इसीलिए चंद्रकांतम जीनी के लिए लस्सी बनाकर ले आती है। उस लस्सी को लेकर जीनी ऐसा कहता है, ठीक है बताओ दीदी, क्या चाहिए?
अरे कुछ नहीं, सुबह मेरी सास ने मुझे एक मैजिकल कूलिंग सोप दिया था, बस वो चाहिए। पूछती है, जो सुनकर जीनी शॉक हो जाता है। देखो दीदी, अपनी लस्सी अपने पास रख लो, मुझे तुम्हारी सास से पंगा लेने मत भेजो। अरे अरे, इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा ठीक है, वो कहाँ है बताओ, मैं ही जाकर ले लेती हूँ। जिस पर जीनी अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके आजकल कूलिंग सोप कहाँ है देखते हैं। दीदी, वो साबुन तुम्हारी सासू माँ ने तीसरे शेल्फ में रखा है। ने ठीक है भाई, अब मैं देख लूंगी भाई। तुरंत ही सूर्यकांतम के कमरे में चली जाती है। तब जीनी अपने मन में सोचता है, छी, इसे ज्यादा जल्दी होती है, सोचती कम है, बताया हुआ बिना पूरा सुने ही चली जाती है, फिर भी किसी के कर्मों का कौन जिम्मेदार होगा। कहते हुए आराम से लस्सी पीता है। चंद्रकांतम धीरे से उसके सासू माँ के कमरे में ले जाती है। धीरे से अलमारी ओपन करके उस मैजिकल सोप को बाहर निकालते ही तुरंत ही बर्फ बन जाती है। वो एक बर्फ की मूर्ति बनकर कहीं भी न जाने की परिस्थिति में थी। वो शॉक होकर ऐसा सोच रही थी। क्या है ये, उस साबुन को छूते ही ऐसा हो गया। सोचती है और बाहर ऐसा कहती है, सासू माँ बचाइए। कहती है, पर बर्फ की मूर्ति में बदलने के कारण बात बाहर नहीं जाती, जिससे उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वो रात भर वैसे ही रहती है। सुबह सूर्यकांतम चंद्रकांतम को बर्फ की मूर्ति में बदली देखकर सूर्यकांतम को सब समझ आ जाता है। फिर से तूने कोई कचरा किया है क्या? सासुमा प्लीज, सासुमा कुछ तो करो। जो देखकर कुछ न कर पाकर सूर्यकांतम अपने मैजिक से चंद्रकांतम को फिर से मामूली इंसान में बदल देती है। अरे बेवकूफ औरत, वो बगल में रखा मामूली साबुन के डब्बे को कूलिंग सोप की तरह इस्तेमाल करोगी? डायरेक्ट उसे छूने पर देखो ऐसा ही होगा, कहती है। जो सुनकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है। अच्छा, वो जीनी भी कुछ कह रहा था, मैं जल्दबाजी करके आ गई, शायद वो यही था। सोचकर गांव में वानी वनजा नाम की माँ बेटी रहती थी। वनजा बहुत गरीब थी। हर दिन बगल वाले गांव जाकर सब्जियां बेचकर आए हुए पैसों से अपनी बेटी को पढ़ाती रहती। 2-3 दिन तक सब्जियां नहीं बेचती तो चौथे दिन पर वनजा और वानी को भूखा ही रहना पड़ता। ऐसी गरीबी में दोनों रह रहे थे। ऐसे एक दिन वनजा सब्जी की टोकरी सर पर रखकर घर के पास से जाते हुए, बेटा वानी, मैं सब्जियां बेचकर आती हूँ, तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना, रसोई में खाना रखा है, खा लो। हाँ माँ, ऐसे बोलकर वहाँ से माँ को भेज देती है। वनजा वहाँ से गांव के बगल में तालाब पर आती है। नाव से नदी पार करके बगल के गांव में सब्जियां बेच रही थी तो बहुत बारिश होती है। फिर भी उस बारिश में सब्जियां बेच रही थी, लेकिन बरसात ज्यादा होने की वजह से कोई भी सब्जियां खरीदने घर से बाहर नहीं निकलता। उस पर वनजा, ये बारिश अभी कम नहीं होगी शायद, जब तक बरसात रुक नहीं जाती तब तक लोग बाहर नहीं आएंगे। घर पर वानी अकेली है, बारिश से इस तूफानी हवा से डर रही होगी वो। सब्जियां कल बेच सकती हूँ, अभी घर जाती हूँ। ऐसे बोलकर लौटकर घर जाती है। तूफान ज्यादा होने से पहले घर आ जाती है। वानी घर पर ही बैठी थी। वनजा को घर पर आता देख वानी, माँ आ गई तुम? कैसे आओगी ये सोचकर बहुत डर रही थी मैं। आ गई ना, अब कोई डर नहीं, खाना खाया? ऐसे बोलकर बेटी को करीब लेती है। ऐसे वो पूरा दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुबह सुबह उठकर वानी बगल में सोई हुई माँ को देखकर, माँ अभी तक नहीं उठी? माँ, माँ ऐसे बुलाती रहती है, लेकिन वनजा आवाज नहीं देती। उस पर माँ को पकड़कर देखती है। वनजा का बदन बहुत गर्म हो रखा था। वो देखकर, माँ, माँ क्या हुआ माँ? तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है? माँ ऐसे बोलकर बुला रही थी, लेकिन वनजा आंखें नहीं खोल पाती, कुछ बोल नहीं पाती। तुरंत ही रानी भागते हुए उस गांव में डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर को ले आकर अपनी माँ को दिखाती है। डॉक्टर टेस्ट करके
बारिश के कारण बुखार आया है, थोड़ी देर रेस्ट लेगी तो ठीक हो जाएगी। ऐसे बोलकर दवाई देकर चले जाते हैं। वानी वो दवाइयाँ लाकर अपनी माँ के करीब बैठकर वो दवाइयाँ देते हुए अपनी माँ का बहुत ध्यान रख रही थी। ऐसे 2-3 दिन गुजरते हैं, लेकिन वनजा का बुखार बिल्कुल कम नहीं होता। उस पर घबराती हुई वनजा 2-3 दिन हो गए हैं, ऐसे और 2 दिन सोऊंगी तो मेरी बेटी को खाने के लिए खाना भी नहीं होगा। थोड़ी हिम्मत करके सब्जियां बेच कर आती हूँ। ऐसे बोलकर उठ रही थी कि वानी आकर, माँ तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, क्यों उठ रही हो तुम कहीं मत जाओ, मैं जाकर सब्जियां बेचती हूँ। तुम्हें क्या पता बेटा? तुम जब सब्जियां बेचने जाती थी तब मैं कितनी बार तुम्हारे साथ आती थी। कैसे बेचना है मुझे पता है, तुम डरो मत माँ, मैं बेच कर आती हूँ ना। ऐसे बोलकर वहाँ से सब्जी की टोकरी सर पर रखकर तालाब के पास आती है। वहाँ खड़ी नाव में बैठकर बगल वाले गांव जा रही थी। ऐसे जा रही थी कि अचानक से तेज हवा चलकर नाव उल्टी हो जाती है। ऐसे नाव पलटते ही वानी और वानी अपने साथ ले जा रही सब्जी की टोकरी दोनों पानी में गिर जाते हैं। वानी किसी तरह तैर कर कोने में आ जाती है, लेकिन उसने जो सब्जियां बेचने के लिए लाई थी वो उस पानी में बह जाते हैं। उस पर वानी रोते हुए नाव के बगल में बैठकर रोते हुए, भगवान क्यों भगवान जी हमसे आप इतना गुस्सा हो, हमसे कौन सी गलती हो गई, हमें क्यों ये शिक्षा। जब से मैं इस दुनिया में सांस ले रही हूँ मेरी माँ मेहनत किए जा रही है, फिर भी हमें 3 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। मेरी माँ भी बिस्तर पर लेटी है, सब्जियाँ बेचे बिना हमें खाना नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में आपने सारी सब्जियाँ बहा दी, अब हम क्या खाकर जिए। मेरी माँ का बुखार कम होने के लिए दवाइयाँ कहाँ से लाऊं, बोलो ना भगवान। ऐसे वहीं बैठकर रो रही थी बेचारी। तभी वानी को एक आवाज सुनाई देती है, बेटा वानी क्यों ऐसे रो रही हो, तुम्हारी सारी तकलीफें मैंने सुनी, रो मत, तुम्हारी तकलीफ मैं कम करूंगी। ऐसे सुनाई देता है। वो बातें सुनते ही वानी आश्चर्य होकर यहाँ वहाँ देखती है, कहीं कोई भी नहीं दिखता। थोड़ी सी हिम्मत करके, कौन है कहाँ से बोल रही हो। तुम्हारे बगल में ही हूँ। मेरे बगल में कहाँ। ऐसे चारों तरफ देख रही थी। तालाब के पानी से एक पेड़ नजर आती है। वो देखते ही देखते बड़ी सी हो गई, उसके पास 2 आंखें भी थी। उस पेड़ को देखते ही वानी के चेहरे पर डर नजर आता है। वो देखकर वो पेड़, डरो मत, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी। तो कौन हो तुम। मैं इस नदी में ही रहती हूँ, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती, तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों को ही दिखाई देती हूँ, सुनाई देती हूँ, मदद भी करती हूँ। ओह अच्छा, तो तुम मेरी मदद करोगी क्या अभी? इस नदी में बह गई मेरी सारी सब्जियाँ मुझे लौटा दोगी तुम? ओह सब्जियाँ दूंगी, उसके साथ तुम्हें एक टोपी भी दूंगी। उसे पहनकर मन में जो इच्छा है वो बोलकर एक बार चुटकी मारने पर ही तुमने जो मन्नत मांगी है वो पूरी जरूर होगी। ऐसे बोल रही थी कि वानी आश्चर्य होकर, सच में? मतलब ये मैजिकल टोपी है क्या? हाँ, ये मैजिकल टोपी है। ऐसे बोलकर उसकी सारी सब्जियाँ देती है। उसके बाद एक टोपी भी देती है। वो टोपी हाथ में पकड़कर वानी, वाह ये बहुत खूबसूरत है, ये लगाकर मैं जो मांगूंगी वो पूरा होगा। एक बार पहनकर चुटकी मारकर देखो, ऐसे बोलकर गायब होती है। तुरंत वानी वो टोपी लगाकर, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे आम का फल चाहिए, ऐसे बोलकर चुटकी बजाती है। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने आम प्रकट हो जाते हैं। वो देखकर वानी बहुत आश्चर्य होकर, हाय ये तो सच है, ऐसे बोलकर वो आम का फल खा रही थी। ऐसे खाते खाते आसमान में एक पक्षी उड़ती हुई जा रही थी। उस पक्षी को देखते ही मन में, मुझे अभी आसमान में उड़ते हुए घर जाना है, ऐसे बोलकर फिर चुटकी बजाती है। सोचने के अनुसार पक्षी की तरह उड़ते हुए घर आती है। घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताकर टोपी दिखाती है। उस टोपी को देखकर वनजा
सच में बेटा, तुम बहुत नसीब वाली हो बेटा। मैं नहीं माँ, हम इस टोपी से हमारी सारी मुश्किलें दूर कर देंगे। मैं अभी तुम्हारे अस्पताल के खर्चे के लिए पैसे मांगकर बड़े से अस्पताल में ले जाती हूँ तुम्हें। ऐसे बोलकर अस्पताल के खर्च के लिए पैसे मांगकर चुटकी बजाती है वो। उसके चुटकी बजाते ही उसके सामने पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से माँ को अस्पताल ले जाकर अच्छा इलाज करवाती है।